हाय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 8, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, SCRA एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट। ठीक है, तो ये सब एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल तो नहीं है, कोई स्ट्रेटजीज नहीं है कि मतलब मैं आपको बताऊं। ये बस एज ए थियोरटिकल कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मतलब अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो और आप एज इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए सिर्फ ये लेक्चर या कोर्स देख रहे हैं आप, तो मतलब आपको ये सब आगे का इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पढ़ भी सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये चैप्टर कवर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, और बाकी आप एक बार खुद भी पढ़ लेना। तो ऐसा मतलब इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं चैप्टरों में, बस एक्ट हैं और उनमें कुछ जो रूल्स दिए गए हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला SCRA एक्ट 1956। इसमें क्या बताया गया, द टर्म सिक्योरिटीज हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट, सिक्रा एक्ट। ठीक है, द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर। ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपकी सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, ये सब आपकी सिक्योरिटीज़ में आ जाती हैं। फिर देन उसके बाद derivatives, units of any other instrument issued by a collective investment scheme to the investor in such scheme, mutual funds। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच अदर इंस्ट्रूमेंट में भी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटीज बताया गया है कि ये भी एक सिक्योरिटीज है। ठीक है, राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द एक्ट डेरिवेटिव्स इज डिफाइंड एज। एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या डिफाइंड है, जिनकी वैल्यू, वही डेरिवेटिव यार विच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम सम अदर सिक्योरिटी और एसेट। ठीक है, ऐसा इसमें मतलब इतना कुछ खास है नहीं बताने वाला, वो ये सेम सेक्शन 18A, कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव शेल बी लीगल वैलिड इफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसा ऊपर भी लिखा था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, फिर एक बार फिर आ जाता है इसका सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट में क्या बताया गया, सेबी हैज obligated to perform the aforesaid function by such measures as it thinks fit. In particular, it has powers of regulating the business, stock exchange and any other securities market। देखो सेबी बेसिकली क्या करता है, सेबी एक आँख है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कौन देखता है, सेबी देखता है। पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टॉक मार्केट का, सिक्योरिटीज मार्केट का होता है, वो सेबी के अंडर में होता है। ठीक है, ये परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड व्हाट आर द फंक्शन, क्या क्या फंक्शन वो करती है, रेगुलेट करती है स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर को। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, स्टॉक मैनिपुलेशन वगैरह। परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्रा एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करती है, एज में बी डेलीगेटेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बताई गई है। फिर रेगुलेशंस इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या रेगुलेशंस हैं, वही सिक्रा के एक तो रेगुलेशंस है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या क्या बताया गया है, the derivatives should have separate governing council and representation of trading and clearing members shall be limited to maximum of 40% of the total members of governing council। ठीक है, आया समझ में, मतलब टोटल गवर्निंग काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं उसके 40% सेपरेट होने चाहिए डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ठीक है, द एक्सचेंज शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स, एक्सचेंज के पास मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और the members of existing segment would not automatically become the member of derivative segment. The members of the derivative segment would not to fulfill need to fulfill eligibility conditions laid down by LC गुप्ता कमेटी। ये एक LC गुप्ता कमेटी है जिसके द्वारा कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेरिवेटिव्स में का मेंबर बनने के लिए वो फुलफिल करना ज़रूरी है। ठीक है, और वो क्या क्या है, LC गुप्ता के हैं कुछ यार कमेटी के रूल, तो पढ़ लेना, वो शायद इसमें नहीं दिए।
ठीक है। द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड शुड बी वुड बी थ्रू ए सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस। ठीक है, जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होनी चाहिए वो भी एक सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्लियर एंड सेटलमेंट होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट में सेटलमेंट करा लेगा प्राइवेट। ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ क्लियरिंग मेंबर। नेटवर्थ क्या होनी चाहिए क्लियरिंग मेंबर की? ठीक है, 300 लाख। ठीक है, 30 मिलियंस। अब द नेटवर्थ ऑफ ए मेंबर शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। जो नेटवर्थ उसकी मेंबर की कैलकुलेट की जाएगी, वो ऐसे की जाएगी, कैपिटल और फ्री रिजर्व, जो उसके पास कैपिटल्स होंगे उसकी जितनी कैपिटल है और उसके रिजर्व्स। ठीक है, फिर लेस नॉन अलाउेबल एसेट्स, जो अलाउ नहीं है वो वाले एसेट्स है लेस कर देंगे। देन उसके बाद फिक्स्ड प्लस ये सब ऐड करके उसकी मतलब जितनी भी टोटल संपत्ति है उसको ऐड करके 300 लाख होना चाहिए। ठीक है। द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 2 लाख। ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी वो 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दैट्स द गुप्ता कमेटी रिपोर्ट रिक्वायर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट टू नो योर कस्टमर। केवाईसी उसकी अच्छे से होनी चाहिए, मतलब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड, ये सब। जैसे अब तो मतलब आधार है तो आधार के थ्रू डिजिटल सारी हो जाती है, लेकिन पहले मतलब अच्छे से वो होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद यार ये पूरा थियोरेटिकल लिखा है। F&O फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ कोलेट्रल डिपॉजिट टू बिकम मेंबर ऑफ F&O सेगमेंट। क्या क्या कोलेट्रल प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है। कैश कंपोनेंट में क्या क्या माना जाता है। ठीक है, जो अकाउंट्स है उन्हें पता ही है, जो मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं जो कि कैश में माने जाते हैं, है ना। फिर क्या आ जाता है, अ पेनल्टी और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर अंडर द सेबी एक्ट। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल पोजीशन सब्सटेंशियली द स्टॉक ब्रोकर डज नॉट फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब यार वो देखो, उसको सब रूल पे करने ही पड़ेंगे, मतलब फॉलो करने पड़ेंगे ना रूल्स जो भी हैं गवर्नमेंट के यार, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। रेगुलेशन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो क्लियरिंग और सेटलमेंट में होते हैं वो रेगुलेशन क्या क्या है उसके। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। नेटवर्थ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ F&O सेगमेंट। ठीक है, कैश मार्केट एंड F&O सेगमेंट। ठीक है ना। ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर, यही सब दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना है। नेटवर्थ 100 मिलियन होगी। लैक्स में, मतलब लैख में होगी यार। ठीक है ना। ये सब मिला के देखो 300 हो रहा होगा, 100, 200, 125, 150, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1 लाख। नहीं यार 300 नहीं हो रहा, फिर ये अलग से दिया हुआ है, उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है। ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबरशिप, एलिजिबिलिटी, नेटवर्थ, इंटरेस्ट रेट, फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन। लिक्विड एसेट्स कितने होने चाहिए, नॉन कैश कंपोनेंट। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूड कलेक्शन स्मूथ ऑफ टाइमली बेसिस कलेक्शन होने चाहिए, स्मूथ ऑपरेशन होने चाहिए, डेली क्लियरिंग सेटलमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। कैश डिपॉजिट में ये सब आ जाते हैं यार, ये एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा क्या है कैश, बैंक डिपॉजिट, बैंक गारंटी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स, ये सब आ जाते हैं आपके लिक्विड एसेट्स में। ये देखो, ये आ गई मेजर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता कमेटी।
मार्जिन शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क वेयर मेथडोलॉजी एट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन मतलब मार्जिन जो भी होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एट रिस्क, जो वेयर है उसका स्टॉक का पर्टिकुलर यूनिट का, उसके 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में होना ही चाहिए, उसके आउटसाइड नहीं हो। अगर आप जो लोग स्टैटिक्स जानते हैं उनको पता ही होगा कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है ना? ये पढ़ा होगा आपने ना? ठीक है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, ये होता है। ये फिर आउटलायर्स आ जाते हैं। वोलेटिलिटी शुड बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन, एक्सपोजर शुड बी मॉनिटर्ड ऑनलाइन, डेली कलेक्शन ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन, मार्केट पार्टिसिपेंट शुड नो वोलेटिलिटी एंड मार्जिन मेथडोलॉजी। उन्हें पता होना चाहिए वोलेटिलिटी और मार्जिन का मेथड क्या है जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, किस उससे आपने वोलेटिलिटी कैलकुलेट की है और किस फॉर्मूले से आपने ये मार्जिन कैलकुलेट किया है। ठीक है, आप कहीं गलत मार्जिन तो नहीं रखवा रहे। ठीक है, और भी बहुत सारे सेगमेंट इन डेरिवेटिव ब्रोकर में ईच डीलर शुड पास सेबी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन, डेरिवेटिव सेगमेंट मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम कैश सेगमेंट ग्रोथ, ये सब। ठीक है, द डेरिवेटिव सेगमेंट शुड अट्रैक्ट एटलीस्ट 50 मेंबर्स, 3 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए, पता नहीं। ठीक है, ये बहुत सारे रूल्स हैं, ये पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और मेजर रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर JR वर्मा कमेटी, ये अलग से इसकी कमेटी है, JR वर्मा की कोई होगा। ठीक है, उसने कुछ बोले हैं, कैलेंडर स्प्रेड ऑन फ्यूचर विल अट्रैक्ट लोअर मार्जिन। हाँ देखो, इसमें लो रिस्क है तो मार्जिन भी कहते हैं कि लो ले लो। डिटेल मेथडोलॉजी ऑन वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइडेड, डिटेल वैल्यू एट रिस्क कैसे कैलकुलेट किया है आपने वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है ना? तो ये सब पढ़ लेना। हेयर कट ऑन डेट सिक्योरिटीज 10%, हेयर कट ऑन इक्विटी सिक्योरिटीज 15%, है ना? ये सब रिक्वायरमेंट मतलब हेयर कट होता है कमीशन, कमीशन मान लो एक तरीके से ना। इक्विटी सिक्योरिटीज कैन फॉर्म मैक्सिमम 50% ऑफ लिक्विड एसेट्स। इक्विटी सिक्योरिटीज को सिर्फ 50% लिक्विड एसेट्स कवर कर सकते हैं, है ना? उसके अलावा लिक्विड में और कुछ दिखाना पड़ेगा, कैश, बैंक गारंटी, ट्रेजरी बिल या कुछ भी दिखा दो। ठीक है ना? चलो अब आ जाते हैं चैप्टर 9 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग। तो इन दोनों के अलग अलग हैं, अकाउंटिंग और क्या कहते हैं टैक्सेशन। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप हेजिंग के लिए यूज़ करते हो डेरिवेटिव तो उसकी अलग होती है अकाउंटिंग। ठीक है, वो P&L में आ जाता है, बिजनेस एंड लॉस फ्रॉम P&L। और जो स्पेकुलेशन वाला होता है उस पर करेक्ट 30% टैक्स लगता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हेजिंग, अकाउंटिंग कैसे होती है? देखो इसे छोड़ो, नीचे आते हैं, नीचे दिया हुआ है ये रहा। इनिशियल मार्जिन, डिपॉजिट फॉर इनिशियल मार्जिन कैप्ड, डिपॉजिट फॉर इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब इनिशियल मार्जिन का डिपॉजिट होगा, सबसे पहले जब ट्रेडर मार्जिन रखवाएगा तो इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करवाएगा। ठीक है, फिर इनिशियल मार्जिन पेड एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, डिपॉजिट टू इनिशियल मार्जिन अकाउंट, इनिशियल मार्जिन अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। फिर इनिशियल मार्जिन रिटर्न रिलीज्ड, जब आप उसे बेच दोगे तो इनिशियल मार्जिन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू इनिशियल मार्जिन अकाउंट, इनिशियल मार्जिन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है ना, जो एंट्री डाली थी आपने वो रिवर्स हो जाएगी। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है, मिस्टर एक्स ने परचेज किए हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 5 अक्टूबर 2009। ठीक है, स्पेन जो उन्होंने जमा करवाया 50,000, द मार्जिन ऑफ सब्सिक्वेंट डेज कैलकुलेटेड एज पर स्पेन एज फॉलो। देखो ऑन 6 नवंबर 2009 55,000, ऑन अक्टूबर 7 2009 45,000 जो स्पेन मार्जिन कैलकुलेट हुआ है, और ऑन 8 अक्टूबर 2009 47,000, ये उनका स्पेन मार्जिन था। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को एंट्री कैसे होगी? इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट, ये इक्विटी फ्यूचर का अकाउंट 50,000 से डेबिट टू बैंक अकाउंट से सबसे पहले 50,000 रुपये उन्होंने जमा करवाए। ठीक है, बीइंग इनिशियल मार्जिन पेड ऑन इक्विटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर ऑन 6 अक्टूबर 2009
55,000 रुपये के मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, 50,000 रुपये उसने जमा करवा रखे हैं, 5,000 रुपये और जमा करवाएगा इक्विटी फ्यूचर्स में, 5,000 जमा करवाए टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर देन उसके बाद उसका प्रॉफिट हुआ 45,000, मतलब अब मार्जिन कम चाहिए। ठीक है, नीचे आ गया शेयर, तो ऑन 7 अक्टूबर 2009 को 45,000 का मार्जिन चाहिए, तो 10,000 उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ से, इनिशियल मार्जिन यहाँ से, और फिर दोबारा इक्विटी फ्यूचर में 2,000 रुपये डेबिट, इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गई उसकी अकाउंटिंग। एट द टाइम ऑफ डेली सेटलमेंट पेमेंट रिसीव टू मार्केट। ठीक है, अब सेम यही चीज़ होगी मार्क टू मार्केट अकाउंट में जो डेली सेटलमेंट होगा। समझ रहे हो आप? मार्क टू मार्केट मतलब जो डेली का डेली प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएगा सेबी। ठीक है, तो डिपॉजिट फॉर मार्क टू मार्केट मार्जिन कैप्ट, डिपॉजिट फॉर मार्क टू मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मार्क टू मार्जिन अकाउंट में जो डेबिट कराएगा, M2M अकाउंट में जो डिपॉजिट कराएगा फंड यूजर ट्रेडर। ठीक है, अब उस वाले अकाउंट की अकाउंटिंग दी गई है। ठीक है, मार्क टू मार्केट अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप बैंक अकाउंट से ही M2M अकाउंट में डिपॉजिट कराओगे फंड। ठीक है, तो वही सेम है, जो इस अकाउंट में फंड जाएगा वो डेबिट, जिस अकाउंट से जाएगा वो क्रेडिट। अब अकाउंटिंग फॉर ओपन इंटरेस्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, ओपन इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हो गई है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑन इक्विटी, देखो यार इस पूरे में क्या दिया गया है ओपन इंटरेस्ट में, मैं बताता हूँ। अगर OI इंक्रीज होगा, OI इंक्रीज कैसे होगा, न्यू पोजीशंस इन डेरिवेटिव क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगी, न्यू पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी, OI इंक्रीज हो जाएगा, OI इंक्रीज हो जाएगा तो OI अकाउंट डेबिट, तुम्हारे OI के जो क्या कहते हैं OI साइड बढ़ जाएगी, है ना। प्रोविजन ऑफ लॉस ऑन इक्विटी एंड इक्विटी फ्यूचर आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट, ये 50,000 5,000 वही सेम है यार। ठीक है, अब ये देखो MM अकाउंट की जो अकाउंटिंग दी हुई है वो P&L अकाउंट से दी हुई है। ठीक है, P&L एक अलग अकाउंट है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मार्क टू मार्केट में आपने मार्जिन जमा कराया, अब उस मार्जिन के बाद जैसे जैसे प्रॉफिट होगा वो आपके P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और लॉस होगा तो फिर आपको बैंक अकाउंट से M2M अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटिंग इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के केस में अकाउंटिंग क्या होगी, व्हेन क्लाइंट डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट रिस्पेक्ट टू डेली सेटलमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड आउट। ठीक है, देन उसके बाद उसके ऊपर वो लगाते हैं यार केस वगैरह, उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और कुछ नहीं। वैसे भी अब ऐसा नहीं हो सकता, ये सब OTC मार्केट का है। ठीक है, अब तो आपका ब्रोकर जो है आपसे अच्छा खासा मार्जिन जमा करवा लेता है। ठीक है, और जहाँ आपका मार्जिन ख़त्म होने वाला होता है वो आपकी पोजीशन काट देता है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ होल्डर बायर, एक बार ये पढ़ लेना है, जो लोग अकाउंटिंग से हैं उनको आ जाएगा समझ में, और जो लोग अकाउंटिंग से नहीं भी हैं उनको भी आ जाएगा समझ में, एक बार पढ़ के देखोगे तो। और मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना सब मतलब इतना सब कुछ पूछते भी नहीं है वो डिटेल में ना एग्जाम में। STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये लगता है, ये कहाँ लगता है, सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, सेल ऑफ फ्यूचर इन सिक्योरिटीज, जब भी आप सेलिंग पे लगता है हमेशा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सेल करोगे तब STT लगेगा, बाय करने पे कोई STT नहीं लगता। ठीक है, 0.07%, 0.125% है इसमें ऑप्शंस में जब एक्सरसाइज होता है, और 0.1% है फ्यूचर्स में। ठीक है, ठीक है ना।
अब आ जाओ सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विसेज। ये क्या है, जो आपको पॉन्जी स्कीम्स जो होती है ना, आपने सुना होगा पॉन्जी स्कीम्स, जो आपको बताती है हम आपको 40% रिटर्न देंगे, 50% रिटर्न देंगे, 1 साल में पैसा डबल, 6 महीने में पैसा डबल। इस तरीके की जो एड्स आती हैं, सेल करते हैं लोग बाग, बेवकूफ़ बनाते हैं, उन लोगों से बचने के लिए भी इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। ठीक है, तो फिर भी लेकिन होते हैं लोग बाग फंसते हैं, इन्वेस्टर फंस जाते हैं, है ना। जबकि ऐसे रिटर्न्स पॉसिबल नहीं है। ये रिटर्न्स सिर्फ हम हमें दिखाने के लिए हैं कि हाँ इतने इतने रिटर्न्स अगर वो बनते तो वो तुम्हें क्यों बनवाते यार, वो अपने पैसों का बना लेते। तो ऐसी किसी भी स्कीम में जैसे जिसमें अनरियलिस्टिक गेन दिखें, उसमें मतलब ना पड़ें तो ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। बाकी तो यार देखो, बेवकूफ़ बनने वाले बनेंगे ही, मेरे या आप लोगों के कहने से कुछ हो तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब ये देखो, हाई रिटर्न और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स, ये हो ही नहीं सकता। लो रिस्क और हाई रिटर्न नॉट पॉसिबल। या तो हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, या लो रिस्क लो रिटर्न होगा। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स, लो रिस्क लो रिटर्न बैंक एफडी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज, जो आजकल एडवाइजर सर्विसेज चली हुई है, ब्रोकर आपके नंबर भेज देते हैं, फिर वो आपको फ़ोन कर करके परेशान करते हैं कि हाँ भाई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम आपको बताएंगे, ऐसे कर लो, हम आपको मंथली ये देंगे निकाल के। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रोवाइडिंग एडवाइस टू इन्वेस्टर, ही हैज ड्यूटी टू एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स। समटाइम्स हाउएवर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टेक एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड यूज unauthorized and descriptive method of misappropriate money directly from their clients। ठीक है, क्या करते हैं वो अपने क्लाइंट का पैसा लेके और जेन्युइनली उसको ना लगाने के बजाय उसको मतलब कहीं और यूज़ कर लेते हैं। उसका मतलब उस जो क्या होता है मेल फंक्शन प्रैक्टिसेस में मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक ब्रोकर के पास ना आपका एक अकाउंट होता है, पूल अकाउंट। ठीक है, ये आप कस्टमर का होता है आपका अकाउंट। तो जो वो आप इसमें पैसे जमा कराते हो फंड, वो आपके पूल अकाउंट में पड़े होते हैं। ठीक है, आपका स्टॉक ब्रोकर इन पैसों को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और जो आप शेयर खरीदते हो, शेयर्स, वो भी आपके पूल अकाउंट में पड़े होते हैं। ठीक है, जो आपने लॉन्ग टर्म में शेयर खरीद के रखे होते हैं। तो ब्रोकर क्या कर सकते हैं, ये आपके शेयर्स कोलेटरल रख देंगे और इनके अगेंस्ट लोन ले लेंगे। ठीक है, और फिर उससे ट्रेडिंग करेंगे, जो कि इलीगल है। वो आपके या फिर आपके पैसे ही डायरेक्ट उसमें लगा देंगे इंटरेस्ट पे। ठीक है, आपके पैसों से इंटरेस्ट कमाएंगे, जो कि इलीगल है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, ऐसी कोई उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन भी नहीं देनी चाहिए। चर्निंग रेफर्स टू व्हेन सिक्योरिटीज प्रोफेशनल मेकिंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव ट्रेड्स इन कस्टमर अकाउंट फॉर द सोल पर्पज ऑफ जनरेटिंग कमीशन। समझ रहे हो, वो तुम्हारे अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं और तुम्हारा ब्रोकर ही तुम्हारे अकाउंट से ट्रेड किया जा रहा है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, सिर्फ ब्रोकरेज कमाने के चक्कर में। ठीक है, इन्वेस्टर के सेमिनार्स होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कॉमनली इनवाइट इन्वेस्टर्स टू अटेंड सेमिनार्स। ठीक है, जहाँ वो मतलब सेल्स वगैरह कॉल सेल करते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड ले लो, हम आपको इतने रिटर्न देंगे, यहाँ पे रिस्क इतना है, रिटर्न इतना है। ठीक है, तो ये सब वो उन सेमिनार्स वगैरह में करते हैं। उनकी क्या है, रिस्क प्रोफाइल पूरी समझनी होती है, अंडरस्टैंड द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, कि वो मतलब आपने देखा होगा वो होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, तो वो आपका पूरा का पूरा वो करते हैं कि आपको मतलब कितने साल की उम्र तक आपको क्या चाहिए, आप आज क्या हैं, और आप कब शादी करना चाहते हैं, कब आप बच्चे करोगे, उस बच्चे की एजुकेशन का पैसा, फिर उनकी शादी का पैसा, फिर आपके रिटायरमेंट पे कितना पैसा चाहिए आपको, कब गाड़ी लेनी है, कब घर लेना है, उसके अकॉर्डिंग
वो आपको बताएंगे आज आपकी सैलरी कितनी है, आपको इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। उस हिसाब से वो आपका पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं, पूरा रिस्क आपका असेसमेंट करके, ठीक है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होती हैं और एक मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आ जाता है आपका क्या, स्टॉक मार्केट, ठीक है। और फिक्स्ड रिटर्न होती है एफडी, आरडी, बॉन्ड्स, ठीक है, ये हो गए। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड रिस्क टॉलरेंस ऑफ अ वैरायटी रीजन, सम विच आर स्पेसिफाइड बिलो, ठीक है। क्या क्या रिस्क उनकी देखनी चाहिए, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ वर्थ, स्मॉलर रिटर्न रेदर देन ए लार्जर बट अनसर्टेन प्रॉफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। मतलब वो कितना रिटर्न लेने के लिए तैयार हैं, कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एक बार ये सब आप उनसे डिस्कस करो, तभी आप उनका पैसा, मतलब उनको ये सब अच्छे से जानकारी दो, ठीक है ना। तो यही सब बताया गया है, ठीक है। रिस्क टॉलरेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आज उसकी एज कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसके ऊपर कितने मेंबर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या क्या है, ठीक है, और उसके वेल्थ के सोर्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब किसी के बहुत सारे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तो उसको तो पैसे की जरूरत मतलब है नहीं, वो कम लगा सकता है, रिस्क ले सकता है। एक है जिसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी है और उसकी बेचारी की सैलरी भी कम है, तो वो कहाँ से रिस्क लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाला थोड़ा सा सीन है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना पूरा। फिर उसकी ड्यू डिलीजेंस आ जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो खैर नहीं होता अब इतना ना, और जहाँ होता है वो पकड़ते नहीं है, सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसकी फिर ड्यू डिलीजेंस मतलब वही केवाईसी हो गई, ठीक है। क्लाइंट ऑफ स्पेशल कैटेगरीज, HNIs बोल देते हैं, हाई नेटवर्थ क्लाइंट, ठीक है। मतलब जो शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ये जो होते हैं ना हाई नेटवर्थ क्लाइंट, जो बहुत बड़े क्लाइंट हैं, उनका मतलब अकेला ही म्यूचुअल फंड जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट, चैरिटीज, NGOs, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, ठीक है। उनका प्रोसीजर क्या है, KYC, वही है यार, मतलब उन सब के बारे में पूरी जानकारी लेना, सब कुछ। डॉक्यूमेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम कस्टमर फॉर KYC, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यही सब होता है यार, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के लिए लीगल नेम, एड्रेस, नेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ख़त्म, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा यार, नेचर ऑफ कंप्लेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया डेरिवेटिव चैप्टर ख़त्म। वैसे भी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है सब कुछ, वही घुमा फिरा के लिखा गया है पूरी बुक में, सही है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय।